हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। और ये है मिडाइवल हिस्ट्री। हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि पीछे भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो आज हम लोगों का चैप्टर है ग्रामीण इलाकों पर शासन। ब्रिटिश का ग्रामीण इलाकों पर किस तरह से शासन हुआ करता था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। हम लोग जानते हैं कि इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, फिर मैसूर का युद्ध हुआ, फिर आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों की जड़ पूरी तरह से भारत में बैठ चुकी थी लगभग। तो अब ये क्या हुआ कि ये धीरे धीरे भू राजस्व से ही अपना भू राजस्व पर भी अपना वर्चस्व ये लोग लागू करने लगे। अब इसी में हम लोग इसको भू राजस्व से संबंधित है ये। तो इसको हम लोग 3 चरण में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण है 1757 से 1813। ये है, इसको नाम दिया गया धन लूट का काल। इसमें क्या हुआ था, खूब सारे धन लूटे गए। जैसे हम लोग जानते हैं कि द्वेष शासन लागू हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हुई कि उसमें ये लोग खूब पैसे लूटे ब्रिटिश। फिर द्वितीय में औद्योगिक, देखिए 1813 से 1858 औद्योगिक पूंजीवाद। अब औद्योगिक पूंजीवाद के ये चरण। तृतीय चरण देखते हैं 1858 से 1947 में पूंजी निवेश। देखिए कहीं कहीं ये लोग अब पूंजी निवेश करने लगे, जैसे रेल चलाने लगे, ठीक है, बैंक खोलने लगे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनाने लगे। लेकिन सारे ओवरऑल मिला करके प्रॉफिट उन्हीं को जाता था। तो ये है इसके चरण। इस चरण में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ग्रामीण इलाकों पर ये लोग शासन किस तरह से करते थे। तो अब वहां पर देखे जा करके कि बंगाल इलाके में, असम इलाके में, यहाँ पे भू राजस्व अच्छा खासा होता था। किसान बहुत ही अमीर हुआ करते थे। और कृषि वहाँ पहले हम लोग जानते हैं कृषि वहाँ का प्रमुख माना जाता था। और आज भी कृषि को ही प्रमुख माना जाता है। तो देखिए इसमें व्यवस्था लागू। अब किस क्षेत्र में कौन से शासन लागू हुआ था, भू राजस्व से संबंधित, मतलब जमीन से संबंधित, किसानों से संबंधित किस क्षेत्र में कौन सा कानून या कौन सा बंदोबस्त लागू हुआ था, कौन सा नियम लागू हुआ था। तो व्यवस्था देखिए, एक व्यवस्था है, फिर लागू है, फिर वर्ष है, फिर क्षेत्र है, फिर विशेष है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे इसकी। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से। क्योंकि अगर ये ट्रिक याद रहेगी तो ये हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, इजी। आते हैं, देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसे कहते हैं। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो एक अपना जमींदार रखती थी और वो जमींदार को भेज देती थी ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पास कि आप जाइए, उससे किसानों से राजस्व वसूलिए और वो राजस्व ला करके हमें दीजिए, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो कार्नवालिस। ये गवर्नर जनरल था, कार्नवालिस गवर्नर जनरल था। और लागू कब हुआ, 1793 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये देखिए, ये हम लोग के इंडिया का मैप है। ये इस तरह से रैंडमली, तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप लेकर के देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे प्रदेश, ये सारे क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे। तो इसलिए ब्रिटिशर सबसे पहले यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त लागू किए। और उसी अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो ये देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सरकार क्या करती थी, 10/11, 10/11 जो जमींदार था वो 10/11 सरकार को दे देता था राजस्व, भू राजस्व का माल। और जमींदार खुद रख लेता था 1/11। ये जमींदार खुद रख लेता था अपने पास। तो इसमें जमींदारी प्रथा थी और इसी को हम लोग कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट। और इसको लागू करने वाला था कार्नवालिस। कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, कार्नवालिस। सेकंड देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि इसमें, अब देखिए पहले वाले में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा था कहीं ना कहीं कि उसको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, उसकी कंपनी लॉस जा रही है या उसको कहीं ना कहीं हानि हो रही है। इसलिए वो यहाँ से जमींदारी प्रथा को हटा करके वो सीधे लगान वसूलने लगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे
लगान वसूलने लगी। किससे? तो किसानों से। फिर इसमें जो अंग्रेज, देखिए अंग्रेज जो ब्रिटिश था, गवर्नर जनरल था, वो था अलेक्जेंडर मुनरो, सॉरी हेक्टर मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। हेक्टर मुनरो था और रीड था, अलेक्जेंडर रीड। और ये कब लागू हुआ? 1792 से 1820 में। और ये लागू हुआ असम, मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में। तो यहाँ पर असम हो गया, असम इस साइड असम, ठीक। फिर मद्रास, फिर बम्बई, सॉरी यहाँ पर मुंबई। इस तरह से ये लागू कर दिया गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसमें क्या था? सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी वो किसानों से लगान वसूल लेती थी। अब महालवाड़ी देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या था? तो पूरे गांव का मुखिया सरकार होता था। अब इसमें क्या होता था? पूरे गांव का मुखिया सरकार को लगान। अब इसमें महाल में होता है गांव। अब गांव का एक समूह हुआ करता था। अब वो समूह क्या करता था कि लगान वसूलता था और सरकार को वो दे देता था, जिसे हम लोग कहेंगे महालवाड़ी। महाल में होता है गांव। अब एक गांव, ग्रुप, एक समूह ही क्या करने लगा? भू राजस्व वसूल करके वो सरकार को देने लगा था। इसे हम लोग कहेंगे महालवाड़ी बंदोबस्त। ये लागू करने वाला कौन था? हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। हाल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। 1819 वर्ष क्या है? 1819। ये कहाँ पे लागू हुआ? तो यूपी, ठीक है, पश्चिमी यूपी और बिहार के क्षेत्र में। पश्चिमी यूपी, थोड़ा सा बिहार और पंजाब के क्षेत्र में ज़्यादातर ये लागू हुआ। फिर गांव के समूह से भू राजस्व से 2/3 गांव के समूह से ये लोग भू राजस्व ले जा करते थे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक हम लोग कैसे इसको याद करते हैं। इजी ट्रिक है बिल्कुल। देखिए, अस्थाई काम रेत में महाहीन होता है। मतलब अस्थाई काम रेत में करना महाहीन, मतलब महा बेकार होता है, बहुत खराब होता है। देखिए, अस्थाई काम मीन्स होता है अस्थाई, अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, अस्थाई, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक। काम मिस हो गया कार्नवालिस, गवर्नर जनरल कार्नवालिस, गवर्नर जनरल कार्नवालिस। रेत, रेत में आ जाइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। फिर देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। तो हम लोग सिर्फ मुनरो याद कर लेंगे। में से मुनरो, में से मुनरो। रैयतवाड़ी, रेत में मतलब रैयतवाड़ी, हेक्टर मुनरो। फिर देखिए महा, अब देखिए महालवाड़ी, महाहीन, महालवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है। हीन मीस क्या हो गया? हाल्ट, ह देखिए हाल्ट, ह इधर भी है, इधर भी। हाल्ट मैकेंजी, ठीक है। अब मार्टिन बर्ड भी है, तो मार्टिन बर्ड इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, हाल्ट मैकेंजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है। तो ये है इसकी ट्रिक। आप इस ट्रिक को एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो ये पूरा चार्ट आपको याद हो जाएगा इजिली। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नोटेड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, जिससे एग्ज़ाम क्रैक करने में ईजी हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।